नमस्ते भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट ब्रह्मदत्त। कैसे हैं आप लोग? देखने में आया है कि भरण पोषण का जो आदेश है वो पूरी तरीके से पतियों के खिलाफ ही किया जा रहा है। कितने भी सबूत दे दो, कुछ भी कर दो, अदालत हमेशा उसको पति पत्नी मानते हुए एक सरसरी नजर में एक मेंटेनेंस का ऑर्डर पास कर देती है। आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप मेंबरशिप जरूर ले लें, ताकि कि हमारे जो आगे के जो वीडियो है सबसे पहले आप लोगों को दिखाई दे और आप लोग आसानी से अपने मुकदमों में अपनी पैरवी कर सकें और अपना पक्ष रख सकें। सीआरपीसी 125 जो वर्तमान में बीएनएसएस की धारा 144 है, उसमें आम तौर पर एक सरसरी नजर में आदेश पारित किए जाते हैं। जैसे ही दावा दाखिल किया जाता है वैसे ही इंटरिम का प्रार्थना पत्र लगा दिया जाता है। उसमें हमसे ऑब्जेक्शन मांगा जाता है, हम अपना ऑब्जेक्शन फाइल करते हैं, अपने एविडेंस लगाते हैं। रजनीश वर्सेस नेहा का एफिडेविट मांगा जाता है, एफिडेविट देते हैं। लेकिन अदालत क्या करती है कि पति के जो खर्चे होते हैं उनको काउंट ना करते हुए एक सरसरी नजर में एक मेंटेनेंस का ऑर्डर पास कर देती है। जैसे कि सपोज एक आदेश हमारे यहाँ हुआ था कि पत्नी ऑलरेडी उसी के नाम नामित मकान में रह रही है, 30-40 हजार रुपए का खर्चा आ रहा है, बिजली पानी वगैरह सबका खर्चा उठा रहे हैं। तो उसके बावजूद भी उसकी सैलरी को ना मानते हुए 35 हजार रुपये पर मंथ का आदेश पारित कर दिया। ये पूरी तरीके से एक गलत आदेश था और इस आदेश पे पत्नी ने वसूली फाइल कर दी। डायरेक्ट वसूली फाइल की और वसूली फाइल करने के बाद में जैसे ही वसूली फाइल की, अदालत का आदेश नहीं हुआ, उसने एक कॉपी उठाई और एक उसके डिपार्टमेंट को भेज दी और एक एप्लीकेशन लगा दी कि साहब ये अमाउंट है वसूली का, ये इनके डिपार्टमेंट से डिडक्ट कराया जाए। आदेश हो गया, डिपार्टमेंट ने वो पैसा डिडक्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे इनजस्टिस हो गया, अन्याय हो गया कि जो हमारा मेन सैलरी जो हमारी बचती थी उसमें से मेंटेनेंस तय नहीं किया गया। क्या पति के खर्चे नहीं है? उसके बाद ये वसूली दाखिल कर दी, वसूली दाखिल हुई, वसूली में ये डिडक्शन हो गया, सारी चीजें हो गई। क्योंकि ये आदेश जो किया गया था वो आदेश ही गलत तरीके से किया गया था, छल पूर्वक किया गया था, धोखाधड़ी से किया गया था। अब इसके लिए हमसे कहा जाता है कि आप ऊपरी अदालत में जाओ, उसको चैलेंज करो जाए। लेकिन जब तक हम ऊपरी अदालत में चैलेंज करने के लिए जाते हैं तब तक नीचे वसूली फाइल कर दी जाती है, रिकवरी फाइल कर दी जाती है। ऐसी स्थिति में पति को क्या करना चाहिए? पति को सबसे पहले आदेश पढ़ना चाहिए, आदेश के हर बिंदु को समझना चाहिए और उसके बाद में वसूली का प्रार्थना पत्र देखना चाहिए। आमतौर पर पति क्या करते हैं कि जैसे ही रिकवरी वारंट जारी हो जाते हैं तो पति भागने लगते हैं। उनको उनको ये नहीं दिखाई देता है कि हमारे लिए एक सम्मन का आदेश किया गया है, इस सम्मन को निकलवाना चाहिए और उसको चैलेंज करना चाहिए। तो मैंने कई ऐसे मामलों में इस रिकवरी के सम्मन को चैलेंज कराया है और लोगों को फायदा भी मिला है उसमें। अब पति को डर लग रहा है कि वसूली वारंट निकल गए हैं, पुलिस पीछे पड़ी हुई है, कहाँ से पैसे दें, कहाँ से जमा करें, कहाँ से क्या होगा। तो पहली बात, मैंने अपना एक वीडियो बना रखा था, उसमें बता दिया था कि पुलिस को भरण पोषण की वसूली करने का कोई अधिकार नहीं है और ये सिविल कोर्ट की तरह काम नहीं कर सकती। इसके लिए एक प्रॉपर आदेश होना चाहिए। उसके बावजूद भी ये सारी चीजें हो रही है, तो ये सारी इलीगलिटीज को इकट्ठा करते हुए आपको ऊपरी अदालत में याचिका फाइल करनी चाहिए लीगल आधारों पर। और जो अमाउंट क्लेम किया गया है उस अमाउंट पे पहले जुर्माना लगाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सम्मन हो गया और सम्मन हमें मिला ही नहीं, और मिल भी गया तो अपनी आपत्ति दाखिल नहीं कर पाए या नहीं करने दी, उसके बाद में डायरेक्ट वसूली वारंट जारी हो गए। लेकिन जो वसूली का एक प्रावधान है कि कोई भी वसूली वारंट अगर जारी किया जाएगा तो उससे पहले उस पर जुर्माना लगाया जाता है। इस तरीके की चीजें, पहली बात तो इसमें ये हो गई कि इसमें आदेश गलत हो गया और गलत आदेश पे गलत तरीके से वसूली दाखिल की गई और गलत वसूली दाखिल की गई तो गलत सम्मनिंग की गई, गलत सम्मनिंग की गई तो गलत वसूली वारंट जारी किए गए, जब गलत वसूली वारंट जारी किए गए तो गलत तरीके से पुलिस हमारे दरवाजे तक दस्तक दी, दबिश दी। इतना सब कुछ होने के बावजूद हम क्या सोचते हैं कि अरे सब ठीक है, सब नॉर्मल हो जाएगा, पैसा जमा कर दो। लेकिन हम
चीजों को नहीं पकड़ते। मैंने अपने कई सारे वीडियो में इन सारी चीजों को स्पष्ट तरीके से बताया। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको एक एप्लीकेशन देनी है और ऑब्जेक्शन जो आप फाइल करेंगे ना, अदालत उसको सुने या ना सुने कोई मैटर नहीं करता, फाइल में लग जाना चाहिए। आप ये सोचते नहीं कि अरे अस्वीकार कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया हमारी एप्लीकेशन को, अब क्या करेंगे, अब तो वारंट निकल गए। यही चीज तो हमारे लिए फायदेमंद। अगर वो रिजेक्ट करेंगे तो एक डिटेल्ड ऑर्डर देंगे उसमें। ऑब्जेक्शन जब भी फाइल करो तो ऑब्जेक्शन में मैंने देखा है कि लोग जो होते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि यूट्यूब से इधर उधर से पता कर लिया, सेक्शन हमने बता दिया, सेक्शन भी पढ़ लिया, लेकिन सेक्शन को अप्लाई कैसे करना है ये उनको नहीं आया, ऑब्जेक्शन कैसे देना है ये उनको नहीं आया, बचाव अपना कैसे करना है ये उनको नहीं आया। वो लोग क्या करते हैं, जब ऑब्जेक्शन फाइल करते हैं तो उसमें सारे एविडेंस फिर से लगा देते हैं, जो मूल फाइल में ऑलरेडी लगा चुके हैं उनको काउंट नहीं किया गया, लेकिन वहां ऑब्जेक्शन में भी साथ में लगा दिया, और वही कहानी अपनी दोहराने लगते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। ये नहीं पूछ रही है अदालत आपसे, आपसे अदालत ये पूछ रही है कि आप मेंटेनेंस क्यों नहीं देना चाहते, क्यों ना आपके खिलाफ में वसूली वारंट जारी किए जाए। लेकिन आप ये चीज समझ ही नहीं पाते। ऑर्डर शीट पे साफ तौर पे ये मेंशन किया हुआ होता है, तो आपको यही बताना है कि हम क्यों नहीं देना चाहते। इसलिए सिर्फ एक प्रार्थना पत्र जो मैंने बताया था वो बहुत जरूरी हो जाता है। एविडेंस एक्ट का सेक्शन 44 जो पुराना वाला था, नया वाला आप देख लेना, मैंने अभी देखा नहीं है, उसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी आदेश या कोई भी डिक्री अगर कपट पूर्वक तरीके से, गलत तरीके से अगर ली जाती है तो वही अदालत अपने आदेश को रद्द करने के लिए बाध्य हो जाती है, क्योंकि ये रेस जुडिकेटा का अपवाद है। इसके लिए किसी अपील या किसी निगरानी की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अदालत को बताओगे तभी तो अदालत समझेगी चीजों को। इससे क्या होगा कि आपका जो मेंटेनेंस जो है, काफी चांसेस हो जाते हैं कि आपका जो मेंटेनेंस है वो वहां पे रुक जाए। उसके बावजूद भी अगर आपके एप्लीकेशन को अगर निरस्त कर दिया जाता है तो आपके लिए एक ऊपर आधार बन जाता हो, वहां पे आपको बेनिफिट मिलेगा। ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी कानूनी चीजें हैं जो मेंटेनेंस से जुड़ी हुई है। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, और आप लोग अगर हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया हुआ है, इसमें प्रॉपर फीस हमने दी हुई है। और फिर से एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि चैनल की मेंबरशिप जरूर ले लें, क्योंकि जो लोग चैनल की मेंबरशिप लेंगे उन्हीं लोगों तक हमारी वीडियो पहुंचेगी। और वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो शेयर करें, ताकि कि पता नहीं आप जैसे कितने भाई बंधु हैं जो पीड़ित हैं, जिनकी बात घर से बाहर नहीं निकल पा रही है, परेशान हैं और अपना जीवन दांव पे लगाने के लिए है तैयार हैं। तो इससे हमें भी थोड़ी सी राहत मिल जाती है और आप लोगों को भी इससे फायदा हो जाता है, बशर्ते आप सही तरीके से अपनी चीजों को अदालत के सामने प्रस्तुत करें।